हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जो है केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, धातु और अधातु, जो भी इम्पोर्टेंट सवाल बनेंगे। इसमें से कम मैंने आपको 50 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ। और मेरे ख्याल से इतना सारा पढ़ लेंगे सवाल, फिर इस लेसन से इसके अलावा और कुछ सवाल मेरे ख्याल से एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। और सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। और आप भी नीचे कमेंट, जब बॉक्स आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे नीचे कमेंट जरूर आंसर को कीजिएगा। ओके, तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो मजा आएगा तो लाइक करना, और नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आइए बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। वन बाय वन करके यहाँ पे आपको आंसर देना है खुद से। ओके, चलिए। तो सबसे पहला यहाँ पे सवाल आपको दिख रहा है क्या कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। ओके, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तांबा, चांदी, सोना, जिंक। तो एक का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, जिंक यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु किस पर होता है, कैथोड पर या एनोड पे। तो आंसर हमारा क्या होगा, ए यहाँ पे राइट होगा। एनोड पे जो है अशुद्ध धातु होता है और कैथोड पे शुद्ध धातु होता है। कैथोड पे कैसा धातु होता है, शुद्ध धातु। तो याद रखना, एनोड पे अशुद्ध और कैथोड पे शुद्ध। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, नीचे जो दिया हुआ है उसमें बताना है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, ये बताना है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो कभी कभी आपका ये सवाल जो है, ये आपका जो संकेत है उस रूप में देता है, मतलब Mg लिख देगा, कैल्शियम का Ca लिख देगा, सोडियम का Na लिख देगा और पोटेशियम का K लिख देगा। तो इस तरह से आपको सबका नाम और सबका संकेत आपको पता होना चाहिए, तब यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट होगा। पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु भी है और इन तीनों में सबसे अधिक भी है, और ऐसे भी पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर सवाल। तो नीचे कमेंट है, कमेंट अपना आंसर जरूर कीजिएगा। ओके, और लास्ट में जितना भी सवाल रहेगा उनमें से बताइएगा कितना आपको सही लगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ओके हाइड्रो लिखा हुआ है, मिस्टेक होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यानी कि एक्वारेजिया होता है ना, एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है वो आपको बताना है। तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट होगा। 3:1। 3:1 जो है, 3 अनुपात जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, 1 होता है जो नाइट्रिक अम्ल होता है। और एक्वारेजिया एक ऐसा मतलब सांद्र है जिसमें सोना घुल जाएगा। ओके, जिसमें सोना जो है घुल सकता है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे 5 नंबर सवाल देखिए। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप लगाते हैं। यानी कि जो खाद्य पदार्थ होता है ना, उसके डिब्बों पर जिंक का लेप नहीं लगाते, बल्कि क्या, टिन का लेप लगाते हैं। क्यों? तो टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। तो इन सारे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी यहाँ पे राइट होगा। क्योंकि जो है जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील होगा। वो जो डिब्बा होगा, जो खाद्य पदार्थ का जो डिब्बा होगा, उससे जो जिंक जो है अभिक्रिया कर लेगा तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपका जो उसमें जो है जिंक नहीं बल्कि यहाँ पे टिन लगाया था। ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी करेक्ट होगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, एक जस्तीकरण करते हैं, एनोडीकरण भी होता है और स्मृतिकरण भी होता है। तो एल्यूमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जस्तीकरण, एनोडीकरण, स्मृतिकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का आंसर होगा एनोडीकरण इज द राइट आंसर। एनोडीकरण इसका क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर सवाल देखिए जी। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। ये जो नीचे दिया हुआ 4 धातु, इनमें से सबसे कम गलनांक किस धातु का है। एल्यूमिनियम लिखा हुआ है यहाँ पे, एल्यूमिनियम है ना, सोडियम, तांबा, लोहा। सबसे कम गलनांक जो है यहाँ पे आंसर क्या होगा, सोडियम। आंसर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, बी। ओके, सोडियम जो है, सोडियम का गलनांक सबसे कम है ये चारों धातु में। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखते हैं। तो आप लोग आंसर नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करने में कोताही मत कीजिएगा। बिकॉज मैं कमेंट इसलिए करने को बोलता हूँ कि मैं अब जब मैं आंसर बताता हूँ उसके बाद भी आप कमेंट किया कीजिए। बिकॉज कमेंट करने के बाद क्या होता है, आपको याद रहता है। जिस तरह से एज ए लाइक, जैसे कि हम कॉपी पे लिखते हैं, उसी तरह हम सब लोग कमेंट कर रहे हैं। तो कॉपी पे लिखने के बजाय हम कमेंट करें, इसका मतलब हमको याद होगा। ओके,
नेक्स्ट है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक कौन है यहाँ पे ये देखना है, HCN, CCl4, KCl और CO2। तो 8 का यहाँ पे क्या आंसर होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन नंबर सी KCl, पोटेशियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, पोटेशियम क्लोराइड KCl। नेक्स्ट यहाँ 9वां सवाल देखिए, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है, मैग्नीशियम का है या सोडियम का है या एल्यूमिनियम का है या बेरियम का है। तो बॉक्साइट ये क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड सवाल है और एग्जाम में हर ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट आंसर बताएं, 9 का क्या होगा, एल्यूमिनियम यहाँ पे राइट होगा, एल्यूमिनियम का जो है अयस्क है वो बॉक्साइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 10वां सवाल देखिए, 10वां सवाल क्या बोलता है, लोहे का परमाणु संख्या। तो आपको परमाणु संख्या कम से कम जो इम्पोर्टेंट है उसको परमाणु संख्या आपको याद रखना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो हाईलाइटेड सवाल उसको मैं दिया हूँ, जैसे कि आपको लोहा का पूछता है, कार्बन का पूछता है, सोडियम को पूछता है, ये सब मैग्नीशियम पोटेशियम का वगैरह परमाणु संख्या पूछ लेता है। तो कोई भी पूछ सकता है, लेकिन आपको जो है ना परमाणु संख्या जो चार्ट है उसको याद करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लोहा का परमाणु संख्या क्या होगा, ऑप्शन हमारा 10 का बी यहाँ पे राइट 26 है। ओके 26 जो है लोहा का परमाणु संख्या, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 11 सवाल देखिए, सिनेबार को गर्म करने पर ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, यानी कि जब सिनेबार को गर्म करते हैं, सिनेबार जो है पारा का अयस्क होता है, पारा का, ठीक है। तो सिनेबार को जब गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में परिणत होता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट होगा। तो इससे पता चल रहा है ये Hg मतलब आपका पारा का ये संकेत है, Hg मतलब पारा का संकेत है। तो सिनेबार जो है इससे पता चला क्या, सिनेबार जो है पारा का अयस्क है ना, सिनेबार जो है पारा का क्या है, अयस्क है। और कैसे प्राप्त किया जाता है सिनेबार से पारा, तो जब सिनेबार को गर्म करेंगे तो ऑक्साइड में बदल जाएगा और फिर उसको गर्म करेंगे तो आपको क्या बनेगा, पारा बनेगा। तो 11 नंबर सवाल हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 12वां सवाल देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH2 जब जिंक से Zn से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा ये बताना आपको। तो चलिए आप फटाफट आंसर दीजिए, 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट होगा, सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन, सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको 13 नंबर सवाल देखिए, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, लोहा से लोहा पर जिंक लेपित करने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण, गैल्वेनीकरण या पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। तो 13 का यहाँ पे क्या आंसर होगा, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट होगा, गैल्वेनीकरण। ओके गैल्वेनीकरण यहाँ पे बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 14 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो फिलहाल इस चारों में से आपको खोजना है अधिक अभिक्रियाशील कौन है। इससे पहले तो पढ़े थे पोटेशियम जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, लेकिन इन चारों में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, Cu है ना, कॉपर हो गया, Hg मतलब पारा हो गया, Ag सिल्वर हो गया चांदी, और Au मतलब सोना हो गया। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, Cu यहाँ पे राइट होगा। इन चारों में जो है कॉपर जो है अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल देखिए, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है, एनोड पर या कैथोड पे। तो आपको ये जानना जरूरी, अभी तो तुरंत पढ़े थे एनोड पर जो अशुद्ध होता है और कैथोड पे शुद्ध मुक्त होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस पे मुक्त होता है। तो 15 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे 15 का आंसर ए यहाँ पे राइट होगा, ए सही आंसर होगा। चलिए जी नेक्स्ट आप करिए 16वां नंबर सवाल देखिए, धातुएं उष्मा तथा विद्युत की होती है, धातु जो है उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, आचालक या चालक या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी होगा, धातु जो है उष्मा तथा विद्युत का चालक होता है, या तो चालक को हम सुचालक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुचालक भी बोलते हैं। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, धातुएं आवर्त सारणी में किस और स्थित, किस ओर है ना, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है, यानी कि जो आवर्त सारणी आप देखे होंगे जहाँ पे पूरा तत्व का नाम वगैरह रहता है, तो कहने का किधर रहता है, दाईं ओर रहता है या बाईं ओर रहता है। तो इसका 17 का बिल्कुल यहाँ पे आंसर है ए, यहाँ पे रहता होगा बाईं ओर रहता है। कहाँ रहता है, बाईं ओर जो है धातु रहता है, याद रखेंगे बाईं ओर केंद्र में धातु रहता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 18 नंबर सवाल देखिए, SI यानी कि सिलिकॉन, G जर्मेनियम, S और Hb तत्व कहे जाते हैं, कौन सा तत्व कहे जाता है, क्रियाशील धातु है या अक्रियाशील धातु है या अधातु या उपधातु।
तो 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। ये चारों जो धातु आपको दिख रहा, तत्व जो दिख रहा है, ये चारों के चारों उप धातु कहे जाते हैं। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 19वां सवाल है, अधातुएं आवर्त सारणी में किधर होती है? तो हम अभी तो पढ़े थे धातु जो है बाईं तरफ होता है, तो अधातु किधर होती है? तो इसका 19 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे राइट होगा, दाईं ओर होता है। अधातु किधर होती है? दाईं ओर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट आपका 20वां सवाल देखिए, सोना का धात्विक चमक कैसा होता है? सोना का जो चमक होता है, धातु का चमक होता है, वो कैसा होता है? सफेद होता है या लाल भूरा वर्ण होता है या पीट वर्ण होता है? इनमें से कोई नहीं होता है। तो 20 का क्या आंसर होगा? 20 का यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी, यहाँ पे राइट आंसर होगा सी जो है करेक्ट आंसर होगा। सोना का धात्विक चमक कैसा होता है? पीट वर्ण होता है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसकी सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। ओके, चांदी के कोई बर्तन होगा या गहना होगा, तो वायु में खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा? उसके ऊपर जो है काले धब्बे पड़ जाएंगे। तो ये वो जो काला धब्बा होता है वो क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड होता है या सिल्वर सल्फाइड होता है या सिल्वर नाइट्रेट होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो 21 का आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर आपका बी यहाँ पे राइट होगा, सिल्वर सल्फाइड। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए सवाल 22 नंबर क्या बोलता है कि 1 ग्राम सोने से, एक मिनट, क्या बोलता है जी? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। 2 किलोमीटर जो है लंबी तार बनाई जा सकती है। तो एक सवाल यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर जो है लंबी तार बनाई जा सकती है। तो धातु की यह गुणधर्म जो है, सोना जो ये गुणधर्म पाया गया वो उसको क्या बोलते हैं? आघात वर्धन ये बोलते हैं या तन्यता बोलते हैं या कठोरता बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट होगा, तन्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तन्यता। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखते हैं 23वां नंबर सवाल, लेड तथा मरकरी उष्मा के क्या होते हैं? लेड तथा मरकरी उष्मा के अच्छे चालक है या अचालक है या अल्पतम चालक है या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ओके, अल्पतम चालक है। लेड तथा मरकरी जो है उष्मा के अल्पतम चालक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 24 नंबर सवाल देखिए, पारा विद्युत धारा में उत्पन्न करते हैं। पारा जो है विद्युत धारा में उत्पन्न करते क्या? उच्च प्रतिरोध या निम्न प्रतिरोध या कोई प्रतिरोध नहीं, या तो इनमें से अधिक। यानी कि जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी, तो पारा अगर वहां पे कर देंगे तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रोकना। तो पारा अगर वहां पर रहेगा तो जो मतलब क्या होगा, विद्युत धारा होगा वो प्रवाहित नहीं हो पाएगा, नहीं कि उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। पारा जो है उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करेगा विद्युत धारा में, है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 25वां सवाल देखिए, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हर एग्जाम में हर ईयर में देखने को मिलता है ये सवाल। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? भस्म, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का क्या आंसर होगा? बी यहाँ पे राइट होगा, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। याद रखना, क्षार, अम्ल नहीं बोलना, धातु रहेगा तो क्या बनेगा? क्षार बनेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे सवाल उसी के बगल में है कि अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारा? अम्ल बनाते हैं। तो याद रखना, धातु का ऑक्साइड जो है क्षार बनाएगा और अधातु का ऑक्साइड अम्ल बनाता है। तो आंसर हमारा इसमें जो है 26 का ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 27 सवाल देखिए, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? इनमें से कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? लोहा, एल्युमिनियम, सोना, पोटेशियम। तो 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर यहाँ पे सी यहाँ पे राइट होगा। सोना एक ऐसा धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। ओके, नेक्स्ट देखिए 28वां सवाल है, सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है। कब करता है? गर्म जल के साथ या ठंडे जल के साथ या भाप के साथ या सभी के साथ। तो 28 का क्या आंसर होगा? 28 का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन हमारा बी होगा, ठंडे जल के साथ। सोडियम तथा पोटेशियम जो है धातु जो है ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। तो ये सवाल याद रखेंगे। तो जितना सारा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी सवाल जो है आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस लेसन से अगर क्वेश्चन आया तो इस जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे इकट्ठा किया हूँ इससे बाहर मेरे ख्याल से नहीं आएगा। इतना चैलेंज मैं कर रहा हूँ, 99% मेरा चांस है कि इस लेसन से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो अच्छा क्वेश्चन था सब मैंने इसमें कवर किया हूँ। चलिए नेक्स्ट 29 सवाल देखिए, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? एक अधातु है जो चमकीला है, सल्फर, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो 29 का क्या आंसर होगा? 29 का आंसर यहाँ पे डी यहाँ पे राइट होगा। ब्रोमीन एक अधातु है बट यहाँ पे क्या है? चमकीला। ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए,
धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है। धातु के बर्तन में देखते हैं घर में जो खाना बनता है धातु के बर्तन आता है ना, या तो एल्यूमिनियम का रहेगा या कुछ और रहेगा। तो धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें का वो क्या है, सुचालक है या अर्धचालक है या सुचालक है या कुचालक है। तो यहाँ पे 30 का क्या आंसर होगा? 30 का यहाँ पे राइट आंसर होगा उष्मा का सुचालक है। उष्मा का अच्छा चालक है, मतलब उष्मा उसमें प्रवाहित होगा। उष्मा प्रवाहित होगा तब तो धातु का जो बर्तन होगा हीट होगा, उसमें जो पानी डालेंगे तो पानी गर्म होगा, चावल फिर बनेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। तो ये तो आपको पता है, चालक चालक मतलब सुचालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो, चाहे उष्मा हो या विद्युत हो। अब कुचालक का मतलब हुआ जो प्रवाहित ना करे, रुकावट डाले। अब अर्धचालक क्या होता है? जो आधा आधी है ना, थोड़ा थोड़ा प्रवाहित कर सके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 31 नंबर सवाल देखिए, इनमें से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? बहुत ही ये सवाल VVI इंपोर्टेंट सवाल है। तो मैं किसको VVI इंपोर्टेंट बोलूँ? सारा यहाँ पे जो 50+ यहाँ पे क्वेश्चन है सभी के सभी VVI है। बट यहाँ पे भी ये भी सवाल बहुत काफी अहम यहाँ पे लगता है कि कौन सी धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? सिलिकॉन, चांदी, लोहा, मरकरी। मरकरी को हम लोग क्या बोलते हैं? पारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। तो 31 का आंसर क्या होगा? और आंसर हमारा भी डी होगा। तो पारा एक धातु है। पारा क्या है? धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। पारा क्या है? धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। और नेक्स्ट यहाँ पे उसी तरह से एक और सवाल है कि कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो दो चीजें हैं, एक धातु है और एक अधातु है। तो धातु का नाम आएगा तो पारा टिक आउट करेंगे, और अधातु का नाम आएगा तो 32 का क्या आंसर होगा? 32 का यहाँ पे राइट आंसर आपका ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ब्रोमीन। ओके, ब्रोमीन क्या है? अधातु है। याद रखना, ब्रोमीन जो है अधातु है और पारा क्या है? धातु है। तो अगर बोलेगा कि कौन सा धातु द्रव्य अवस्था में पाया जाता है तो पारा, और अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन। ओके, याद रखना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है पीतल। ये पीतल क्या है? मैं बताया था पीतल क्या जी है। पीतल जो है दो धातुओं से मिलकर बना है। पीतल दो धातु, आपको पता हो पिताजी, ये मैं बताया था, एक ट्रिक बताया था, पिताजी। पी फॉर पीतल, ता फॉर तांबा, जा फॉर जस्ता। तो ये मिल गया, यानी कि क्या हो गया? आंसर हमारा सी यहाँ पे राइट है, यानी कि मिश्र धातु से बना है। पीतल क्या है? कि मिश्र धातु है। ना तो धातु है, ना धातु है, ना उपधातु। क्या है? मिश्र धातु, यानी कि धातु से जो मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। चलिए यहाँ पे 34 इंपोर्टेंट सवाल, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? इस्पात जस्ट लाइक एक लोहा की तरह होता है, लोहा का ही शक्ल है उस इस्पात का। तो इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है ये बताना। 3%, 4%, 5%, 2%। तो इस्पात में जो है ऑप्शन हमारा जो है डी यहाँ पे राइट होगा, 2%। इस्पात में सिर्फ और सिर्फ 2% जो है कार्बन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सवाल देखिए जी, 35 नंबर सवाल देखिए क्या बोलता है, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक? एक अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक, यानी कि अधातु के मतलब अधातु तो जानते हैं ना जो विद्युत का कुचालक होता है। अधातु में बिजली प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन एक अधातु है जिसमें बिजली प्रवाहित हो जाती है। वो क्या है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 35 का ए यहाँ पे राइट होगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन जो है धातु की तरह काम करती है, यानी कि बिजली प्रवाहित हो जाती है। तो जैसे कि आप देखे होंगे छोटा सा बैटरी जो रहता है, लेड बैटरी, पेंसिल बैटरी, उसके अंदर वो का ग्रेफाइट रहता है। तो ग्रेफाइट क्यों दिया था? क्योंकि वो विद्युत का सुचालक है, प्रवाहित बिजली हो जाती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका 36 सवाल देखिए, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है, तो वो जो क्या है, ग्रेफाइट क्या है? मुलायम है या कठोर है या द्रव्य है या गैस है? तो देखिए द्रव तो नहीं रहता ग्रेफाइट, गैस भी नहीं रहता है। अब कठोर उतना कठोर नहीं रहता जितना कठोर आप देखते हैं। ग्रेफाइट देखा जाए तो काफी मुलायम, इसके बनस्पत देखा जाए तो आंसर हमारा क्या होगा? ए यहाँ पे राइट होगा। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो क्या होता है? मुलायम होता है। ऐसा इतना मुलायम मत समझे कि उसको हाथ से मसल सके, उसको मुलायम नहीं बोलते, लेकिन कठोर नहीं है, मुलायम है। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, यानी कि आपको पता है सोना जो है 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का सोना जो है वो शुद्ध सोना होता है, लेकिन जो आभूषण बनता है यानी कि जो ज्वेलरी बनता है तो वो कितना कैरेट का होता है? 22 कैरेट, 24 कैरेट, 16 कैरेट और 15 कैरेट। तो 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर यहाँ पे ए यहाँ पे राइट होगा, 22 कैरेट। याद रखना 22 कैरेट सोना जो है आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सवाल एक और ऐसे पूछता है कि 18 कैरेट सोना में कितना परसेंट सोना है? 18 कैरेट सोना में कितना परसेंट सोना है? तो परसेंट निकालने के लिए कभी कभी देता है, तो क्या करेंगे? 18 अब कुल कितना कैरेट होता है? 24, और भाग कर देंगे 100 से, गुना कर देंगे 100 से। तो इसको काटिए 12, यहाँ पे काट सकते हैं 9 दूना 18 और 12 दूना 24, और फिर कटेगा 3 तिया 9, 4 तिया 12, 25 चौक
100 तो 25 दिया 75%। तो आप इजी से अनुमान लगा सकते हैं जब 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है यानी कि 100% ये क्या है, शुद्ध है। तो इसको जब आधा करेंगे यानी कि आधा का मतलब क्या हुआ 50%, तो कितना कैरेट सोना बनेगा, तो 12 कैरेट सोना बनेगा। अब 25 इसमें अगर और बढ़ाते 25% तो जाहिर सी बात 75% होगा, और 75 होगा तो 6 यहाँ पे और बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18% सोना जो है आपका 75% बनेगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे सवाल देता हूँ। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा धातु है जिसको किरोसिन यानी कि किरोसिन से मतलब करासन जो तेल होता है जिसको करासन बोलते हैं हम लोग, है ना। तो निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। सोडियम को, मैग्नीशियम को, जिंक को, मोलिब्डेनम को। तो 38 का यहाँ पे क्या आंसर होगा, बिल्कुल यहाँ पे ए यहाँ पे राइट होगा सोडियम को जो है किरोसिन तेल में डुबा करते हैं। किरोसिन तो तेल वही जिसको मिट्टी का तेल ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल। तो क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, तो मिट्टी का तेल ही किरोसिन को तेल को बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, सोडियम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट आपका 39 सवाल देखिए, निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखा जाता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट काफी अहम सवाल है कि सोडियम को जो है किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, और पानी में किसको डुबा कर रखा जाता है, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन। तो 39 का यहाँ पे राइट आंसर होगा श्वेत फास्फोरस, यानी कि फास्फोरस देखते हैं जो बम वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो लाल फास्फोरस तो जानते हैं आप, माचिस के तिल्ली में जो देखते हैं वो क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है। तो वो तो खुलेआम वो चलता है ना, लेकिन श्वेत फास्फोरस जो होता है जी उसको क्या करते हैं, पानी में डुबा कर रखते हैं। क्यों पानी में डुबाकर इसलिए रखते हैं कि अगर पानी से बाहर निकालेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग लग जाएगा। उसी तरह से आपका सोडियम जब भी तुरंत पढ़े थे, सोडियम को भी किरोसिन में इसीलिए डुबा कर रखते हैं क्योंकि सोडियम भी अभिक्रिया कर लेता है और आग लग सकता है उससे। चलिए नेक्स्ट आपका 40 सवाल है, तांबा एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पीतल, कांसा, सोल्डर या ड्यूरालुमिन। ओके ड्यूरालुमिन। तो चलिए यहाँ पे आंसर बताइए, 40 का क्या आंसर होगा, 40 का यहाँ पे राइट आंसर होगा जी ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट होगा, कांसा। कांसा को हम लोग ब्रोंज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको ब्रोंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोंज बोलते हैं। तो आपको पता चला कांसा किससे मिलकर बनता है जी, तांबा टिन का, तांबा टिन से जो है कांसा बनता है। और पीतल के बारे में तो मैं अभी बताया था, पिताजी है ना, पिताजी बोले तो पीतल जो बनता है तांबा और जस्ता से बनता है। सोल्डर के बारे में भी ट्रिक बताया था, सोल्डर सिटी, क्या बोला था, सोल्डर सिटी यानी कि शीशा और टिन। और आपका यहाँ पे ड्यूरेलुमिन है ना, तो ड्यूरेलुमिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसका भी नाम है, और इसका भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ जो आपको याद रखना है। तो ड्यूरेलुमिन जो है आपका जो है एल्युमिनियम और है ना, ये जो बनता है एल्युमिनियम से मिलकर बनता है जी, और कॉपर है ना, कॉपर बोले तो तांबा से मिलकर बनता है, और मैग्नीज से मिलकर बनता है, और मैग्नीशियम भी रहता है इसमें, और फिर एसआई रहता है यानी कि सिलिकॉन, यानी कि ये पांचों से मिलकर जो है ड्यूरालुमिन बनता है, ड्यूरालुमिन बनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये 4 है जो आपकी किताब में दिया हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं पूछेगा मिश्र धातु। हालांकि बहुत सारा मिश्र धातु है लेकिन इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका सवाल रहेगा जी। चलिए 41 सवाल देखिए, शीशा और टिन मिश्र धातु। तो अभी मैं बताऊं शीशा टिन, सोल्डर सिटी है ना, ऑप्शन क्या होगा हमारा ए यहाँ पे राइट होगा, सोल्डर सिटी, सोल्डर सिटी, सिटी बोलो तो शीशा और टिन। चलिए नेक्स्ट सवाल है, घरों के बिजली वाली तार पर किसकी परत चढ़ी जाती है, यानी कि जो आपके घर में, जो हमारे घर में जो बिजली आती है जिस तार से, तो उस पर देखते हैं लाल या काला या ब्लू या पीला जो है कवर चढ़ा होता है। अगर कवर नहीं रहेगा तो हम लोग को करंट लगेगा, तो कवर चढ़ा होता है। तो वो कवर जो होता है वो क्या होता है, किसकी परत चढ़ी होती है, सोडियम क्लोराइड रहता है या कॉपर क्लोराइड रहता है या पॉलीविनाइल क्लोराइड रहता है, तो या तो फिर मैग्नीशियम रहता है, क्या रहता है। तो यहाँ पे 42 का क्या आंसर होगा, 42 का ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे रहता होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या रहता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा जो हमारे घरों में जो वायर लगा हुआ है उसके ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ है वो क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके चलिए नेक्स्ट आपका 43 सवाल है, सिलिका। यहाँ पे देखिए सिलिका क्या है, सिलिका धातु है या अधातु है या उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो 43 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट होगा, सिलिका जो है आपका उपधातु है, तो याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट 44 सवाल है, सिनेबार किसका अयस्क है, सिनेबार। ओके सिनेबार जो है किसका अयस्क है, जस्ता का, एल्यूमिनियम का,
पारद का या कैल्शियम का? तो मैं इससे पहले अभी सवाल आया था सिनेबार के बारे में, जिसके बारे में आपको बताया था। तो सिनेबार उसको बोलते हैं जी, पारा को ही बोलते हैं सिनेबार। तो यहाँ पे 44 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। सिनेबार किसका है? पारा का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट सवाल को ही कवर किया गया है, कोई भी फालतू सवाल नहीं है। नेक्स्ट आपका 45 सवाल है, अम्लगम। अम्लगम क्या है? पारे में घुली धातु है, या सोडियम मुक्त मिश्रण है, या कॉपर का एक यौगिक है, या तो फिर पारे का एक यौगिक है। तो ये 45 का अच्छा सवाल है। 45 का आंसर क्या होगा? अम्लगम जो है पारे में घुली धातु है। पारे में घुली यानी कि पारम जो धातु घुला होता है उसको क्या बोलते हैं? अम्लगम बोलते हैं। अम्लगम भी इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए 46 सवाल देखिए, जस्ता का अयस्क कौन है? सिनेबार। तो सिनेबार का अभी तुरंत पढ़ लिए, पारा का है। जिंक ब्लेड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो जिंक ब्लेड, तो जिंक से पता चल रहा है जस्ता। आंसर क्या होगा हमारा? बी यहाँ पे राइट होगा। तो जस्ता का जो अयस्क है वो मिलता जुलता है, जिंक से मिलेगा, ओके। और बॉक्साइड तो जानते हैं एल्यूमिनियम का बॉक्साइड अयस्क है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देखिए, मीथेन सवाल देखो, मीथेन का सूत्र क्या होता है? मीथेन का सूत्र है, ओके। तो इसके आगे आपका एक सवाल आपके किताब में एक चैप्टर है जो धातु नहीं है, कार्बन के बारे में दिया हुआ है, कार्बन और उसके यौगिक। तो उसमें पढ़ेंगे, पूरा डिफाइन से पढ़ेंगे मीथेन के बारे में। तो फिलहाल आपके इस लेसन में धातु अधातु में भी मीथेन के बारे में जिक्र किया गया है। तो बताइए मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए यहाँ पे राइट होगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 ये है मीथेन का सूत्र। और C2H6 है, ये आपका किसका सूत्र है? एथेन का। क्या है? एथेन का सूत्र है, मीथेन एथेन। और ये जो C3H10 है, C3H8 है, ये है आपका प्रोपेन। किसका है? प्रोपेन का सूत्र है। और C4H10 ये आपका जो है ब्यूटेन का सूत्र है। क्या है? ब्यूटेन का सूत्र है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है डोलोमाइट। डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, लोहा का। तो डोलोमाइट जो है वो आपका आंसर क्या होगा? बी यहाँ पे करेक्ट होगा। मैग्नीशियम का जो है डोलोमाइट अयस्क है। याद रखिएगा, मैग्नीशियम का अयस्क क्या है? डोलोमाइट है। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल 39 सवाल है, 49 नंबर। वायुयान के ढांचे निम्न से बनाए जाते हैं, यानी कि किससे बनाया जाता है? वायुयान जो होता है, हवाई जहाज जिसको एरोप्लेन बोलते हैं, उसका जो ढांचा बना होता है किससे बनाया जाता है? पीतल से, या ब्रोंज से, या सोल्डर से, या ड्यूरालुमिन से, या ड्यूरालुमिन बोलते हैं यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा आपका? डी यहाँ पे राइट होगा, ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन यानी कि एल्यूमिनियम से भी हल्का, एल्यूमिनियम से भी हल्का होता है ड्यूरालुमिन। और आपको पता है ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम से मिलकर बनाया जाता है, अभी मैं बताया था आपको। तो ड्यूरालुमिन का इस्तेमाल करते हैं वायुयान के ढांचा बनाने में, उसका बॉडी बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट 50 सवाल देखिए, इनमें से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? इनमें से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? बॉक्साइट, कोरंडम, कराइलाइट, सभी। तो एल्यूमिनियम का अयस्क यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट होगा, सभी। एल्यूमिनियम का कौन अयस्क है? सभी, यानी कि बॉक्साइट भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, कोरंडम भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, और कराइलाइट भी आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट 51 सवाल है, जस्ता का अयस्क। जस्ता का अयस्क का नाम क्या है? जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइंट, या सभी। तो यहाँ पे दो वर्ड दिख रहा है जो आपको यहाँ पे प्योर पता चला कि ये जिंकाइट मतलब जस्ता से मिलकर बन रहा है, जिंक ब्लेड तो जस्ता दिख रहा है। तो बचा क्या? कैलेमाइन। तो कैलेमाइन भी जस्ता का ही अयस्क है। इसका मतलब है हुआ कि आंसर हमारा क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। डी क्या होगा? आंसर हमारा डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए 52 सवाल है, सोडियम तत्व के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सोडियम तत्व का तो देखिए आपको पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे पता करते हैं जी। कुछ जो भी तत्व रहेगा पहले उसका परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए। तो जैसे परमाणु संख्या मान लीजिए सोडियम का 11 है। अब इसको तत्व पता करना है तो इसको तोड़ते कैसे? 2, 8, 18, 32 में तोड़ते हैं, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो 10 को तोड़े 11 को तोड़ेंगे तो पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? 8। तो 8 2 कितना हो गया? 10 हो गया। बच कितना रहा? 1। तो लास्ट में जो बचेगा वही हमारा इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा जी। तो इसी तरह से किसी का भी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरह से आपको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे कार्बन लेते हैं, कार्बन का परमाणु संख्या कितना? 6 होता है। अब इसको तोड़ेंगे 2 और कितना टूटेगा? 4 है। तो बिकॉज यहाँ पे देखिए 2 के बाद क्या हुआ? 8 तो आएगा नहीं, 8 अगर लेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा। तो 4 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको सबको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको परमाणु संख्या अगर आपको याद है तो ये सब भी याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका अब लास्ट सवाल यहाँ पे बच रहा है 53 सवाल लास्ट है। सबसे अधिक कठोर पदार्थ है तो दुनिया का सबसे अधिक कठोर पदार्थ, और ये सवाल इजी भी है। एक बार इसको कोई पढ़ लेगा तो मेरे ख्याल से कोई कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सोना, हीरा, चांदी या लोहा।
तो 53 का आंसर क्या होगा? 53 के यहाँ पे राइट आंसर होगा 20। हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, आंसर क्या होगा? बी राइट होगा। चलिए 54 है, इनमें से कौन अधातु? अधातु कौन है ये बताना है। सोना, चांदी, ग्रेफाइट, लोहा। तो अभी पिछले सवाल में पढ़े थे कि अधातु होते हुए भी धातु का सपोर्ट करता है, यानी कि कुचालक होता है, धातु की तरह काम करता है। तो क्या है आपका आंसर? यहाँ पे सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका यहाँ पे जो है 54 यानी कि 50 प्लस है ना 54 में क्वेश्चन मैं आपके लिए क्या किया हूँ? बना दिया हूँ। और इस लेसन से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ओके, मैं चैलेंज करता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? मजा आया पढ़ने में? नहीं आया? तो मजा आया पढ़ने तो जल्दी से लाइक का बटन दिख रहा है तो जल्दी से लाइक कीजिए, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन मैं इसलिए दबाने बोलता हूँ जी, क्योंकि जब भी मैं वीडियो का पोस्ट डालूंगा कि आज लाइव चलना है, इस टाइम लाइव चलना है, तो आपके पास तुरंत डायरेक्ट मैसेज चला जाएगा। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं, ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो टेलीग्राम नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 सर्च कीजिएगा तो एक ग्रुप आ जाएगा और वहाँ पे आप ज्वाइन होइए। वहाँ पे 400 प्लस स्टूडेंट वहाँ पे जुड़े हुए हैं, और किसी का कुछ प्रॉब्लम तो वहाँ पे आप लिख करके बता सकते हैं और पर्सनली वहाँ पे मेरे से मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक पर्सनल ग्रुप में ऐड किया हूँ, ठीक है, पर्सनल ग्रुप में ऐड किया हूँ। तो उसमें अगर आपको ऐड होना है तो आपके लिए 100 रुपया आपको चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको डोनेट करना पड़ेगा, 100 रुपया। उसमें सारा PDF वगैरह भेजा जाएगा, जो सब्जेक्टिव का PDF रहेगा। हालांकि इसका PDF तो मैं इसमें सेंड कर ही दूंगा, लेकिन सब्जेक्टिव का जो PDF बनेगा, आपका जो नोट्स बनेगा, वो सिर्फ पर्सनल ग्रुप में भेजा जाएगा। तो ये तो अलग सी बात है। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये ग्रुप में आप ज्वाइन होंगे। ओके, उसके बाद आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए कि सर मुझे पर्सनल ग्रुप में जुड़ना है, तो मैं आपको कंडीशन बता दूंगा कैसे पे करना है, आप वहाँ पे फिर आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मजा आया पढ़ने में? चलिए ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।